this is Vijeta and welcome back to your own YouTube channel MDR Survival Journey. आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने टीबी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार लड़ा है और जंग जीती है। तो स्वागत करते हैं हम आशुतोष मौर्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आज वो अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे हमारे साथ, लेकिन वो एक टीबी जर्नी ही नहीं, कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। I am Ashutosh from Lucknow, and I would like to thank Vijeta for having me here and share my experience and my journey throughout my TV treatment. Thank you very much. So आशुतोष, let's start from the beginning कि आपको टीबी के क्या सिम्टम्स आए जिनसे आपको पता लगा कि आपको टीबी हो सकता है। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट सिम्टम था वो वेट लॉस का था। मुझे वेट लॉस स्टार्टिंग हुआ। मीनवाइल और कोई सिम्टम मुझे नहीं था लाइक फीवर, बट वेट लॉस के साथ साथ 2-3 महीने बाद मुझे बाकी सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए लाइक फीवर है, वीकनेस है, खांसी है, जिससे मैंने टेस्ट कराया और कई जगह टेस्ट हुआ और फाइनली मुझे जब पहले मुझे नॉर्मल टीबी का ट्रीटमेंट चला, देन पीजीआई में मुझे एमडीआर डिटेक्ट हुआ। ओके, सो आपको जैसे आपने नॉर्मल टीबी का भी ट्रीटमेंट लिया है और एमडीआर का भी ट्रीटमेंट लिया है आपने, तो ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मल टीबी से कि आपका टीबी ठीक नहीं हुआ? तो ऐसा क्या रीज़न आपको लगता है कि आपको एमडीआर टीबी की मेडिसिन खानी पड़ी? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मेरा टीबी स्टार्टिंग से ही एमडीआर था, बट सिंस जो एमडीआर डिटेक्शन के लिए आपका सैंपल होता है लाइक जिनको पल्मोनरी होता है और जिनको प्रोडक्टिव कफ आता है, उनका कफ के ट्रीटमेंट से जल्दी पता चल जाता है एमडीआर ट्रीटमेंट। बट सिंस मेरा जो सैंपल था वो प्लूरल इफ्यूजन का केस था मेरे में, बेसिकली मुझे फेफड़े में पानी आ रहा था और मेरी जांच में जो पानी निकालते थे डॉक्टर थ्रू सिरिंज, वो डाइल्यूट होने के कारण उसमें टाइमली पता नहीं लग पाया कि मेरा नॉर्मल टीबी नहीं है, मुझे एमडीआर है। तो आप कह सकते हैं कि मेरा लेट डायग्नोसिस हुआ, जिससे मुझे लेटर स्टेजेस पे पता चला कि इट वाज नॉट नॉर्मल, इट वाज अ एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस। तो जस्ट यही कह सकते हैं, ऑल्दो डॉक्टर्स ने अपना पूरा कोशिश किया था, बट इट वाज सैम्पल प्रॉब्लम एक्चुअली। तो मुझे लेट डायग्नोसिस हुआ कि ये मेरा एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस है। ओके, सो आपने ऐसा कौन सा टेस्ट किया था, मतलब जैसे जीन एक्सपर्ट होता है, सीबीनेट, ट्रूनेट, तो कौन सा टेस्ट था जिससे आपको डायग्नोज हुआ कि आपको एमडीआर है और आपको रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट है? देखिए, जो नॉर्मल, मैं पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया क्योंकि उस वक्त कोरोना भी था और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट गवर्नमेंट में भी हालांकि मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। बट फाइनली डॉक्टर्स जब मिले तो उन्होंने जो भी नॉर्मल टीबी के होते हैं, उन्होंने जब मेरा एक्सरे देखा तो उन्होंने बोला कि भाई आपको दोनों ही फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड, टेक्निकली कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। तो एक फेफड़े से, लेफ्ट वाले फेफड़े से उन्होंने सिरिंज के थ्रू पानी निकाला और जितने नॉर्मल टीबी के टेस्ट होते हैं लाइक आपका एएफबी होता है, जीन एक्सपर्ट या सीबीनाट होता है, कल्चर होता है और एक और भी कई सारे रिलेटेड टेस्ट होते हैं, तो वो सारे ही टेस्ट हुए, है ना। बट जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सैंपल मेरा जो था पानी का वो डाइल्यूट था, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने सैंपल के कलर, मतलब जो पानी निकलता था हेवी कलर, येलो कलर का होता था, उसके बेसिस पे नॉर्मल डायग्नोसिस करके नॉर्मली स्टार्ट किया, बट कई मल्टीपल एग्जामिनेशंस के बाद भी टीबी डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर जब मैं लखनऊ के पीजीआई में गया, उन्होंने वापस से दोबारा टेस्ट किए सारे, उसमें फाइनली जीन एक्सपर्ट के थ्रू ये पता लगा कि द टीबी आई वॉज हैविंग वॉज नॉट नॉर्मल, इट वॉज एन एमडीआर एंड द रिफैम्पिसिन वॉज रेजिस्टेंट टू दैट डिसीज। ओके, सो अब आपका एमडीआर का ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि नॉर्मल टीबी में इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन जब आप एमडीआर मेडिसिन की स्टार्ट करते हो, एमडीआर टीबी की मेडिसिन स्टार्ट करते हो, तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऐसे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़े? साइड इफेक्ट तो एक जो टीबी पेशेंट होता है वही सभी को लगता है कि नहीं ये नॉर्मल है, बट जो उस फेज़ के थ्रू गुजरता है उसी को मालूम हो सकता है। जैसा कि आपने बोला कि जो फर्स्ट लाइन के ड्रग्स होते हैं उनमें बीमारी ज़्यादा परेशान करती है, मेडिसिन परेशान नहीं करती, बट जो सेकेंड लाइन का ट्रीटमेंट होता है, मतलब एमडीआर का ट्रीटमेंट होता है, उसमें डिजीज़ तो ऑब्वियसली कम होती जाती है, बट जो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है वो इतना भयंकर होता है कि एक टाइम पे लगता है कि हाँ पेशेंट परेशान हो कि क्यों ये ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। जहाँ तक मेरे साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, वो इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हुए मुझे,
लाइक दवाएं जो थी वो खाने के बाद मेरे सर पे चढ़ जाती थी, लाइक वो मेरी जो ब्रेन की वेन्स हैं वो बिल्कुल फाड़ के निकली जा रही हैं। आई वॉज यूज टू क्राई अ लॉट। जब तक मैं 1-2 घंटे रो नहीं लेता था, दवाएं सर से उतर नहीं जाती थी, तब तक आप समझिए मुझे सुकून नहीं मिलता था। हेडेक इतना ज़्यादा होता था, हेडेक चौबीसों घंटे हेडेक होता रहता था। सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी सारी मेडिसिन खाने के बाद। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था, मेरे मम्मी पापा हेड मसाज करते रहते थे। तो एक टाइम पे ये हुआ कि मतलब मुझे आंखों में ब्लरनेस होने लगी थी, मुझे दिखाई थोड़ा सा, हालांकि वो इतना सीवियर नहीं था, बट आंखें आंखें हमेशा डिजीनेस हमेशा रहती थी और पेट में दर्द रहता था। वॉमिटिंग, जैसा कि अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वॉमिटिंग बहुत होती है, मुझे वॉमिटिंग हुई, बट वॉमिटिंग ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना मुझे मेरे ब्रेन ने मुझे परेशान किया। आई मीन मैं कुछ समझ नहीं पाता था। आप ये समझिए, एक छोटा सा सिंपल सा व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, मैं वो रीड नहीं कर पाता था। मैं ऑफिस का कोई काम नहीं कर पाता था। तो बिल्कुल मैं रास्ते भूल जाता था, मैं लोगों को भूल जाता था, मम्मी पापा को भूल जाता था। इतना हेडेक होता था मुझको, आप अनइमेजिनेबल हेडेक, जिसको आप माइग्रेन तो उसके सामने आप समझ लिए चींटी काटने के बराबर है। इट्स फनी, बट बहुत ज़्यादा मुझे ब्रेन की प्रॉब्लम, तो मेरा जो साइड इफ़ेक्ट था वो बेसिकली यही था। मतलब बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे मुझे, यही सब मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। या क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल साइड इफेक्ट्स भी इन वेरी करते हैं। जैसे मेरे को साइकोलॉजिकल था, बट ड्यू टू सपोर्ट जो है थोड़ा वो स्मूथ चला, लेकिन या फिजिकली आई वाज सो ड्रेन्ड फॉर 6 मंथ। जैसे वॉमिट होता रहा तो वो बहुत ज्यादा हाँ, वीकनेस होती है। तो हर किसी का एक वर्स्ट बहुत मोमेंट होता है ओके, ड्यूरिंग द वैसे भी ट्रीटमेंट एक्चुअली। तो आपका कौन सा ऐसा वर्स्ट वर्स्ट मोमेंट मोमेंट तो था? आप समझिए मुझे दिन में रोज़ एक होता था। मतलब मुझे लगता था मैं एक 1-2 महीने तक तो लगातार मेडिसिन खाने के बाद ऐसा होता था कि मैं बेहोश हो जाता था। तो पापा कई बार, मतलब फैमिली के लोग मुझे डॉक्टर को दिखाने नेक्स्ट डे ले जाते थे कि भाई दवाई खाने से इनका ये हाल हो रहा है कि ये बिल्कुल मैं वॉक नहीं कर पाता था। मैं ज़ॉम्बी के जैसे चलता था पैर टेढ़े करके, है ना? तो डॉक्टर के पास पापा जाते थे, वो कहते थे, इतना ज़्यादा हालत ख़राब थी कि डॉक्टर ने कहा इनका रेजिमेन ही चेंज करते हैं, है ना? फिर अब चूँकि 1.5-2 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, 6 महीने मैंने मेडिसिन खा चुकी थे नॉर्मल टीबी की, तो मैंने सोचा मैं इतना झेल चुका हूँ, मतलब ये सब मेरा पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो फिर मैंने हिम्मत बाँधी, मैंने कहा कि नहीं, जो भी साइड इफ़ेक्ट झेलना है मैं झेल लूँगा। तो बट मैं यही फिर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँगा। तो आप जो वर्स्ट पार्ट की आप बात करिए, वो यही था वर्स्ट पार्ट कि मुझे रोज़ ही बेहोश हो जाता था मैं, ऑलमोस्ट। इतना हेडेक, मतलब ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मतलब जब तक मुझे टीबी ट्रीटमेंट रहा, मेरा हर डे मुझे लगता था ये लास्ट डे है। अब पता नहीं मेरी आँखें आगे खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, और ब्रीदिंग इशू भी होने लगता था, मतलब इतनी साँस फूलने लगती थी बीच में। हालाँकि ऑल्दो आई वाज़ इम्प्रूविंग, मतलब मैं एक्स-रे कराता था और वो होता था, अल्ट्रासाउंड होता था चेस्ट का कि कितना पानी बचा है, इट वाज़ इम्प्रूविंग। बट मेडिसिन का वो भी एक साइड इफ़ेक्ट था कि आपको एंग्ज़ायटी की वजह से ब्रीदिंग इशू होने लगता था। तो यही मेरा वर्स्ट पॉइंट मेरा जो था वो यही था कि मुझे लगता था कि अब मेरा दिमाग बचेगा नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। और आपको मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जब ये सारा मैंने डॉक्टर को शेयर किया तो डॉक्टर ने कहा मुझे बहुत ही मतलब अभी तो फ़नी लग रहा है, बट उस वक़्त उन्होंने बोला हो सकता है आपका टीबी जो है वो फेफड़े से दिमाग में चला गया हो। तो मैंने मतलब मैं इतना शॉकिंग था वो, मैंने कहा यार एक ऑर्गन में है वो सही नहीं हो रहा है, दिमाग में चला गया है। फिर मैंने उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एमआरआई कराइए दिमाग का। ऑल्दो इट वाज़ नॉर्मल, तो थोड़ा सा रिलीफ़ रिलीफ़ मिला मुझे, बट ये है कि झेलना था, किसी तरह सर्वाइव होना था, तो मैं खाता गया दवा, और कोई ऑप्शन नहीं था। आई कैन फील यू आशुतोष। जो भी आपने बातें कही, मैं हर एक बात से रिलेट कर पा रही हूँ। और जो एक डर बना रहता है कि एक दोबारा ना हो जाए, किसी और जी, बॉडी जी, जी, पार्ट में बिल्कुल ना हो वही। जाए। आई कैन रिलेट विद एवरीथिंग। क्योंकि उस दौरान मैं बात सो आशुतोष, एक और क्वेश्चन जी, मुझे जी। पूछना था। प्लीज हाँ, मैं कंटिन्यू। ये बोल रहा था कि सो मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना था कि आपसे ये क्वेश्चन हुँ, मुझे पूछना था कि जैसे चलो ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट आपने मेडिसिन हुँ। ली ही है, उसके साथ साथ आपकी सर्जरीज भी हुई हैं जैसे कि आपने मुझे बताया था। तो आप उन सर्जरीज के बारे में कुछ एक्चुअली बताना चाहोगे? जब डॉक्टर ने मेरे सीटी स्कैन्स और एक्स-रे से ये पता चल रहा था कि जो लेयरिंग थी वो बहुत मोटी थी। मेरे प्लूरल इफ्यूजन की वजह से मेरे दोनों ही लंग्स पे एक लेयर डिपॉज़िट हो गई थी, प्लूरल थिकनिंग इसको बोलते हैं। तो उसकी वजह से होता ये है कि एक्चुअली जो आउटर लेयर पे जब थिकनिंग हो जाती है तो उसमें फेफड़ा पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं होता है।
है ना, वो एक कवर कर लेता है, तो एक्सपैंड नहीं होता है। तो आप थोड़े से भी एफर्ट आप जब करते हैं, मतलब आप एक्सर्शन करते हैं, तो सांस बहुत फूलती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो जो लेयर है वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहले तो डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन देखा, उन्होंने बोला कि एक माइनर से ऑपरेशन से हम वो लेयर क्लीन कर देंगे। तो वो मेरा पहला थोरैकोस्कोपिक सर्जरी था। तो वो मेरा विद होश में था, मैं उसी दौरान किया था। उससे बेनिफिट नहीं हुआ। फिर जब उससे बेनिफिट नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने बोला, चूँकि लेयरिंग ज़्यादा हो गई है आपके फेफड़े में, है ना, दोनों में ही थी, एक में कम थी, एक में ज़्यादा थी। तो वो बोले कि ये ज़्यादा है और आपको डेकॉर्टिकेशन के थ्रू निकालना पड़ेगा। डेकॉर्टिकेशन में थोरैकोटोमी होता है। थोरैकोटोमी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पूरे के पूरे इतने हिस्से को वो लोग मैनुअली ओपन करके हाथ से क्लीन करते हैं। तो डॉक्टर ने जब मेरा फिर से सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बोला ठीक है, आपको डेकॉर्टिकेशन तो कराना ही पड़ेगा, बट वो थोरैकोटोमी के थ्रू नहीं होगा, वो आपकी वीडियो सर्जरी होगी। दैट मीन्स एक होता है वैट, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। उसमें वो क्या करते हैं, 3 होल्स करके और फिर वो मतलब वीडियो कैमरा पे देख के उससे साफ़ करते हैं जो भी लेयर होती है। तो वो सर्जरी मेरी बहुत ही ज़्यादा मेजर सर्जरी थी। उस दौरान भी मेरी मौत होते होते आप समझ लीजिए बची, क्योंकि जब मुझे ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेशन थिएटर में एडमिट रखा गया, तो पापा ने ऑब्ज़र्व किया, चूँकि मैं तो बेहोश था, वो मतलब पूरा एनेस्थीसिया दिया हुआ था। पापा ने देखा मेरी सांस नहीं आ रही है, और उन्होंने जो ऑक्सीमीटर जो बोर्ड लगा होता है ना स्क्रीन, उस पे देखा वो घटता जा रहा है लगातार। तो फिर उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है। तो आप ये समझिए कि डॉक्टर्स तुरंत आए, उन्होंने पता नहीं क्या करके, चूँकि मैं बेहोश था, पापा ने जितना बताया कि कुछ करके उन्होंने फिर से वापस सांस को लाया। और पापा को बोला, जब तक ये एडमिट हैं, जब तक ये यहाँ पर हैं और जब तक इनको होश नहीं आ रहा है, आप जगते रहेंगे और इनके जो स्क्रीन पे देखते रहेंगे ऑक्सीजन का लेवल। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, मतलब दोपहर को 4-8 बजे मुझे होश आया। तब सबकी जान में जान है कि हाँ, ही इज़ अलाइव। तो ऐसा कुछ था। सो मतलब पेरेंट्स के लिए तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मोमेंट, बहुत ही स्केरी मोमेंट होगा कि उनका बच्चा इस मैं ये सिचुएशन कहता में हूँ है। कि तो मैं आपसे अपने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स Please पेरेंट्स continue. और का जितना मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है, आपके साथ जितना योगदान रहता है ना, वो मतलब अनकम्पैरेबल है। मतलब पेरेंट्स ही आपके साथ में आते हैं, बाकी तो बाकी रिलेटिव्स वगैरह हाल चाल पूछ लेते हैं, और वो क्या ही कर सकते हैं ना। बट पेरेंट्स जैसे तो पेरेंट्स को right. हमेशा आप अपना So- रिस्पेक्ट दीजिए, जितने भी लोग हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि आपको, क्योंकि एमडीआर था और लंग में था, राइट, आपको लग किस तरह कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन टाइप, क्योंकि पेरेंट्स तो चलो साथ देते ही हैं, लेकिन देयर इज सोसाइटी, देयर इज नेबर्स, फ्रेंड्स, सारे कुछ आपको ऐसा सभी तरह से सपोर्ट मिला, या लाइक समटाइम आपको ऐसा फील करवाया किसी ने कि आपको टीबी नहीं हुआ नहीं, है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा। जो एक टीबी को लेकर स्टिग्मा फैला हुआ है ना कि ये टीबी है, इसको टच मत करो या वो मत करो, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे रिलेटिव्स थोड़ा सा केयरिंग थे इस मामले में, क्योंकि उस वक्त कोरोना फैला हुआ था बहुत ज़्यादा। मेरा मई 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक ट्रीटमेंट चला। तो कोरोना की वजह से अधिकतर रिलेटिव्स विज़िट नहीं कर पाते थे। मेरे फ्रेंड्स लगातार मुझसे बात करते थे, मैं बात करता था दोस्तों से, मैं रोने लगता था। तो वो बहुत ही मुझे मतलब अपना सिंपैथी देते थे, कंसोल करते थे। बट वो मिलने नहीं आ सकते थे, क्योंकि आप जानती हैं ना, उस दौरान पूरा लॉकडाउन एंड और सभी को बचना था। बट मैंने कोई स्टिग्मा नहीं झेला, टू बी वेरी ट्रू। जो मेरे घर के अगल बगल जो मेरे रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं, जब वो कोरोना की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी, तो वो देखने भी आते थे बीच बीच में। तो मेरी फैमिली में भी सब बहुत सपोर्टिव थे। तो मुझे ऐसा कुछ वैसा फील नहीं हुआ कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है तो इससे दूर रहो। सो आई कैन से आई एम लकी इन दिस थिंग। बहुत सपोर्ट रहा पेरेंट्स का। सो दैट्स अ रिलीफ, या दैट्स अ हाँ, रिलीफ एग्जैक्टली। आपको आपकी फैमिली से, फ्रेंड्स से, बहुत सब जगह बहुत सपोर्ट मिला है। सपोर्ट। सो अब मेरे से आपसे लास्ट जी, जी, क्वेश्चन है। सो गवर्नमेंट ने ये किया है कि 2025 तक हम टीबी को खत्म करेंगे। जी। सो आपको क्या लगता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हम्म, थिंग्स गोइंग ऑन, मेडिसिन की हम्म, शॉर्टेज भी चल रही है, गवर्नमेंट एफर्ट भी डाल रही है, गवर्नमेंट काफी एफर्ट्स डाल रही है, तो क्या आपको लगता है 2025 तक हम टीबी को खत्म कर पाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट का इफेक्ट तो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब मुझे लगता है वो इतनी कॉस्टली मेडिसिन इतने सस्ते रेट्स में उपलब्ध करवा रही है।
है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, मेडिसिन शॉर्टेज का मैं भी आज देखता रहता हूँ, जैसे ग्रुप में मैसेज आते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। उसके लिए मैं मतलब मेरा कमेंट करना आई थिंक ठीक नहीं रहेगा। और जहाँ तक है टीबी के 2025 तक एंड करने की बात, थोड़ा-सा लोगों को भी मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग ठीक होते हैं तो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम लोग कहाँ से गुज़र रहे हैं, कहाँ मतलब टीबी तो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। आपके बगल में कोई टीबी पेशेंट खड़ा है, वो बीमार है, बट आप उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते ना, उसने खाँसा और आपने वो कंज़्यूम कर लिया। तो हमें थोड़ा-सा अवेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर कि जैसे हम लोग को तो सब मालूम है, बट अभी भी कई लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि टीबी कैसे फैलता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस उसमें थोड़ा-सा या इनफैक्ट हम लोगों को भी करना ये चाहिए कि थोड़ा-सा लोगों को अवेयर करें कि ये सिम्पटम्स होते हैं और आप ऐसे-ऐसे और आप मास्क लगा कर चलें अगर पब्लिक में लगें। ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली, लोग बहुत ही करते नहीं हैं, मतलब मास्क वगैरह लगा के चलना, है ना? तो मुझे लगता है कि 2025 तक अगर लोगों का फुल कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें, तो करना थोड़ा-सा आसान रहेगा। अदरवाइज़ मैं क्या ही बोलूँ, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता है ना? तो बस लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। Yeah. So thing is that we need a contribution from people, society और गवर्नमेंट जो अपने हाँ, एफर्ट exactly. डाल ही रही है। दो अगर वो हाँ। दोनों चीजें जी, साथ जी, में जी। मिल जाएं तो एटलीस्ट अगर हम खत्म भी ना कर पाए, लेकिन हम अपने एक पॉइंट होता है ना कि 100% तो नहीं, हाँ, एटलीस्ट 75-80% वहां तक तो हम वो भी पहुंच हमारा एक सकते हैं। माइलस्टोन ही होगा। सो आशुतोष, बिल्कुल 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 सही आपने कहा। सो आशुतोष, थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल का जो जैसे टीबी की जर्नी होती है दैट इज डिफरेंट। और मेरे काफी टाइम से लाइक आपकी जर्नी मैंने सुनी, आपकी जर्नी मैंने समझी, तो इट इज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें अलग है हुई है आपके साथ, जो मे भी किसी रेयर पर्सन के साथ हो रही हो। जी, मैं जरूर लास्ट जरूर में ये कहना please। चाहूँगा कि एक्चुअली टीबी का ट्रीटमेंट जितना खतरनाक टीबी है, उससे ज़्यादा खतरनाक उसका ट्रीटमेंट है, स्पेशली एमडीआर ट्रीटमेंट, है ना? और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी टफ है, बट मैं जितने भी लोगों से आज तक इंटरैक्ट किया हूँ, मुझे लगता है सभी सर्वाइवर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। सभी ने अपने अपना कष्ट झेला हुआ है और निकले हुए हैं। तो बस इस टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान बस हमें जो है वो थोड़ा-सा हिम्मत रखनी पड़ती है और थोड़ा-सा बस हिम्मत ही रखनी है, हमें हार नहीं माननी है, तभी हम इससे रिकवर कर सकते हैं। यही बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है, हिम्मत रखना। बिल्कुल, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग विल एग्ज़ैक्टली। पावर होगी उतना ही इजीली जो है आप इस टफ पार फेज को जी, जी, पास जी, कर बिल्कुल। पाओगे। सो थैंक यू सो मच आशुतोष, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, अपनी जर्नी शेयर थैंक करने यू। के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टीवी सीरीज में आशुतोष की तरह किसी और ब्रेव पर्सन के साथ जो अपनी टीवी जर्नी हमारे साथ शेयर कर सके। थैंक यू सो बाय मच, बाय बाय बाय। बाय।